मेरी आँख ज़रा मामूल से पहले खुल गई थी। अक्सर सुबह के 8 बजे उठती थी, लेकिन आज मैं तकरीबन 7 बजे ही उठ गई थी। और मेरी आँख जिस आवाज़ पर खुली थी वो किसी और की नहीं, बल्कि अम्मी के रोने की आवाज़ थी। मैं एकदम जल्दी से बेड से उतरी और अम्मी की तरफ गई। अम्मी ज़ारों कतार रोए जा रही थीं। मेरे दिल में कई वहम जागने लगे थे। मैंने अम्मी को झिंझोड़ा और पूछा, अम्मी क्या हुआ है? क्यों इस तरह रोए जा रही हो? अम्मी ने मेरी तरफ नम आंखों से देखा और बोली, बेटा कुछ नहीं बचा, सब उजड़ गया। मैं एकदम हैरान हो गई कि ये अम्मी कैसी बातें कर रही हैं। मैंने फौरन अम्मी से पूछा कि आप ये क्या कह रही हैं? तभी अम्मी ने कहा, बेटी मेरी बहन यानी तेरी खाला की गोद एक बार फिर उजड़ गई। अम्मी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। ये आज पहली बार नहीं हुआ था कि खाला का बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया, बल्कि ये तीसरी बार हुआ था। मेरी खाला एक जवान औरत थी और अच्छी सेहत भी रखती थी, लेकिन अल्लाह ने उनकी किस्मत में एक दुख लिख दिया था, और वो ये कि 9 महीने बच्चा अपनी कोख में रखने के बाद पैदाइश के तुरंत बाद उसे खो बैठती। मेरा कोई कज़न नहीं था, इसलिए मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी खाला के घर बच्चा पैदा हो, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की भी इकलौती बेटी थी। इसलिए मेरे दिल में ये हसरत बहुत ज़्यादा थी, मगर अल्लाह ने ना जाने खाला की किस्मत में क्या लिख रखा था। हर किसी की हमदर्दी खाला के साथ थी। कोई कहता कि खाला को ताबीज़ करवा दिए हैं, तो कोई कहता खाला को कोई बीमारी है। खैर, जितनी ज़ुबान होती हैं उतनी ही बातें भी होती हैं। उस वक्त तो मैंने अम्मी को अच्छी तरह से संभाल लिया, क्योंकि मैं जानती थी बहन का दुख कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। अम्मी भी मेरी तसल्ली देने से थोड़ी हौसले में आ गई थी। मैं भी अपने काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन खाला का ख्याल जहन से ना जाता था। ना जाने ऐसी कौन सी बात है कि पूरे 9 महीने के बाद खाला अपना बच्चा खो देती हैं। इन्हीं सोचों में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम को अचानक अम्मी मेरे कमरे में आई और बोली कि बेटी तैयारी करो, तुम्हें खाला के घर जाना है। मैंने उनकी तरफ हैरत से देखा और सवाल किया, क्यों, सब ठीक तो है? तब अम्मी ने कहा, तुम्हारी खाला की तबीयत काफ़ी ख़राब है। अगर तुम चली जाओगी तो उसे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, और तुम्हारे साथ होने से उसका दिल भी लगा रहेगा। अम्मी की बातों पर मुझे ऐतराज़ नहीं था, वो ठीक ही तो कह रही थी। मैं खुशी खुशी खाला के घर जाने की तैयारी करने लगी। अगली सुबह हम खाला के घर जाने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, खाला हमें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन खाला की आंखों में उनके बच्चे के खोने का दुख साफ दिख रहा था। अम्मी ने सलाम दुआ के बाद खाला से मेरे रुकने की बात कही और कहा कि ये तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ रहेगी। इस बात पर खाला और ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने मुझे पूरी खुश दिली से कबूल किया। अम्मी ने दोपहर का खाना वहीं खाया और दोपहर के बाद वापसी की तैयारी करने लगी। अम्मी के जाने के बाद खाला ने मुझे बहुत प्यार किया और मुझे ढेरों दुआएं दी। अब मैं उनके घर रहकर उनका बेहद ख्याल रखने लगी थी। मैं उनके लिए खाना बनाती, घर की सफाई करती, वक्त पर दवा देती, यहाँ तक कि हर तरह से उनकी फिक्र करती, खिदमत किया करती थी। वक्त यूं ही हंसी खुशी गुजरता जा रहा था। मैं वापस जाना तो भूल ही गई थी। मेरा खाला के साथ बहुत दिल लग गया था। एक रोज़ अचानक खाला की तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गई। मैं उस वक्त किचन में काम कर रही थी। मैं घबरा गई और फौरन खाला के पास गई और उन्हें संभालने की कोशिश की। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई बड़ा मसला ना हो गया हो। थोड़ी देर बाद खाला को होश आया तो मैं फिक्रमंद लहजे से उनसे पूछने लगी कि खाला क्या हुआ है, आप ठीक हो? अचानक कैसे बेहोश हो गई? मेरे सवाल करने पर खाला ने बेपनाह मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा फिक्र की कोई बात नहीं, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट बिखर गई। मैं बेहद खुश हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मैं अपनी खाला का ढेर सारा ख्याल रखूंगी। अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिसकी वजह से खाला को किसी तरह की परेशानी या तकलीफ का सामना करना पड़े। मैंने खाला से छूटते ही अम्मी को कॉल की और उन्हें खाला के दोबारा मां बनने की खबर सुनाई। अम्मी मेरी बात पर बहुत खुश हो गईं और खाला को दुआएं देने के साथ साथ मुझे खाला का बहुत ख्याल रखने के लिए भी कहा। मैंने अम्मी की बातें अच्छे से समझ ली थी। मैं जानती थी खाला पहले भी अपने बच्चे को खो चुकी हैं, इसलिए अब मुझे उनका बेहद ख्याल रखना होगा। अब मैं पहले से ज़्यादा चौकन्नी हो गई। मैं उन्हें घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती, हर वक्त उनकी खिदमत करती, लेकिन उन्होंने मुझे
एक चीज़ से मना किया था कि मैं ना तो उनके पैर दबाऊं और ना ही मालिश करूं, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं हैं। खैर मैं भी उनकी बातें मान गई थी। एक रोज़ मैं सुबह उठकर खाला के कमरे में गई तो मैंने जो मंजर देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि खाला सामान वाला बक्सा उठाकर पेटी खोले खड़ी हैं। मैं एकदम खाला के पास गई और बोली, खाला क्या कर रही हैं आप? तब उन्होंने बड़े ही इत्मीनान से जवाब दिया कि बेटा, तुम्हारे खालू 2-3 दिन के लिए घर आने वाले हैं, उनके सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ। तब मैंने उन्हें टोका और कहा कि आपको वजन उठाने से मना किया गया है, फिर क्यों आप इतना भारी सामान उठा रही हैं? मेरी बात पर खाला मुस्कुराई और बोली कि वजन उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुम फिक्र ना किया करो इतनी। मुझे उनकी बात पर इतनी हैरानी हुई कि मैं 15 साल की लड़की इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि वज़न उठाना प्रेग्नेंट औरत के लिए सही नहीं होता, और खाला इतनी बार बच्चा खोकर भी क्यों नहीं समझ रही हैं। मैंने उस वक्त कुछ भी कहना मुनासिब ना समझा, क्योंकि मेरी बात बच्चों वाली ही समझी जाती थी। अगले दिन खालू घर आ गए। वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर ही शहर के अस्पताल क्वार्टर में रहा करते थे, क्योंकि वो अस्पताल से दूर पड़ता था, इसलिए रोज़ का आना जाना मुश्किल होता था। खैर खालू 2 दिन रहकर वापस चले गए। जब तक खालू थे मैं ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी, लेकिन अब एक बार फिर से पहले की तरह बाहर निकल आई थी और पूरा घर संभालने लगी थी। मैं जानती थी कि खाला को मालिश करवाना हरगिज़ पसंद नहीं है और इसलिए वो मुझसे भी मालिश नहीं करवाती, लेकिन आज सुबह सुबह कह रही थी उन्हें कमर और पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर पैर दबा देती हूँ। जैसे ही मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाए वो एकदम चौंक कर उठ गई और बोली कि तुम क्या कर रही हो? मैंने उन्हें कहा कि खाला मालिश करने और पाँव दबाने लगी थी। खाला ने मुझे लाल आंखों से देखा और बोली कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे मालिश की ज़रूरत नहीं है, फिर ये क्यों कर रही हो? क्या तुम ये नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को सही सलामत पैदा करूं? खाला इस कदर सख्ती से बात करेंगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने फौरन मुझे कहा, चले जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। खाला का ये रूप मैंने पहली बार देखा था। मुझे खाला को इस तरह देखकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन वो इतने गुस्से में थी कि मुझे मजबूरन कमरे से बाहर निकलना पड़ा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि खाला मेरी मोहब्बतों का मुझे ऐसा सिला क्यों दे रही हैं। मैंने तो उनकी खिदमत करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और पूरा दिन कमरे में बंद रही। उस दिन मैंने बाहर आकर कोई काम भी नहीं किया, लेकिन रात होते ही अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैं जान गई थी कि खाला आई होंगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खाला ही थी। उनके हाथ में ट्रे थी जिसमें खाना रखा हुआ था। उन्होंने वहीं खड़े खड़े कहा कि अंदर आने का नहीं कहोगी? मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दी। मैं अपनी खाला से बहुत प्यार करती थी और यकीनन कोई वजह होगी इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा। यही सोचकर मैं उन्हें कमरे में ले आई। उन्होंने ट्रे बेड पर रख दिया और मेरे पास वहीं बैठ गई और बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। ये कहकर उन्होंने एक ठंडी आह भरी और फिर कहा कि बेटी, मुझे मालिश करवाने की आदत नहीं है और अगर मैं मालिश करवा लूँ तो मुझे जिस्म में और भी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। लेकिन खाला ने मुझे गले से लगाकर प्यार किया और कहा कि तुम फिक्र मत करो, आइंदा से तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे खाला की हालत पर तरस आ रहा था। खैर वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर वहाँ से चली गई और मैं सारी रात खाला की परेशानी सोच सोच कर जागती रही। अगले दिन मैंने हमेशा की तरह घर के काम करना शुरू कर दिए। अभी नाश्ता से फारिग ही हुई थी कि खाला ने मुझे एक पर्ची पकड़ाई और कहा कि ये दवाई जाकर ले आओ। उन्होंने साथ ही मुझे कुछ पैसे भी दिए और कहा कि जितनी जल्दी हो सके आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत बिगड़ जाए। मुझे ये दवाई आज ही इस्तेमाल करनी है। उनकी बात सुनकर मैं जल्दी से उठी और चादर ओढ़कर घर से बाहर निकल आई। मेडिकल स्टोर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं चंद मिनटों में ही वहां पहुंच गई और उन्हें पर्ची पकड़ा दी। उन्होंने कहा कि ये जो इंजेक्शन है हमारे यहाँ नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि फिर मुझे ये कहाँ से मिलेंगे? तब मेडिकल स्टोर वाले आदमी ने कहा कि आपको यहाँ से थोड़ी दूर एक मेडिकल स्टोर और है, वहाँ मिलेंगे। आप अगर रक्शे से जाएं
तो आपको 10 मिनट लगेंगे। उसकी बातें सुनकर मैं काफ़ी मायूस हुई थी, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ दवाई के ही पैसे थे, और अगर मैं घर वापस जाती और खाला से पैसे लेती तो मुझे और देर हो जाती, जिससे खाला की तबीयत खराब होने का डर था। इसलिए मैंने वहाँ से सीधा मेडिकल स्टोर जाने का सोचा। मैं पैदल चलती रही, मुझे काफ़ी देर लगी वहाँ पहुँचने में, लेकिन शुक्र है कि मुझे वो दवाई मिल गई। मैंने जल्दी से दवाई ली और वापसी का सफ़र शुरू किया। दोपहर ढल चुकी थी जब मैं घर पहुंची, लेकिन वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। घर का सहन औरतों से भरा हुआ था और मेरी खाला बहुत दुख में थी। वो बहुत रो रही थी। मैं फौरन खाला के पास गई तो खाला मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरा बच्चा मेरी गोद में आने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो फूट फूट कर रो रही थी। उनकी हालत तो जैसे पागलों जैसी हो गई थी। मुझे उनकी हालत पर तरस आ रहा था। मेरी आंखें भी भर गई थीं। हर कोई खाला को तसल्ली दे रहा था। मैंने पूछा कि बच्चा कहाँ है? तब उन्होंने फिर एक बार रोते हुए दहाड़ते हुए कहा कि तुम्हारे खालू से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने बच्चे को उसी वक्त दफना दिया था। औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है बेटा, हम तो जैसे जीते जी मर गए। खाला दुख बयान कर करके रो रही थी। खैर, वो दुख और तकलीफ का लम्हा भी गुजर गया। अगले रोज खाला की तबीयत थोड़ी बेहतर थी और चंद ही महीनों में इस सदमे से बाहर निकल आई। खालू भी अपने काम पर वापस लग गए थे। मैं वापस नहीं गई थी क्योंकि अम्मी और खाला ने यही फैसला किया था कि सानिया यहीं रहेगी। मैं फिर से खाला का वैसे ही ख्याल रखने लगी कि 2 महीने यूं ही गुजर गए कि खाला ने फिर से खबर सुनाई कि अल्लाह ने फिर से उन्हें माँ बनने की खुशखबरी सुना दी है। मैं खाला की बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब मैं खाला पर कड़ी नज़र रखने लगी थी और हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। वक्त यूं ही गुजरता गया, लेकिन अब मुझे एक और बात खटकने लगी थी कि मैं खाला के जितने करीब जाने की कोशिश करती, वो मुझे उतना ही दूर कर दिया करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे खाला चाहती हैं कि मैं उनके पास ना जाऊं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता 9 महीने गुजर गए थे कि एक दिन मेरे दिमाग में तरकीब आई। मैंने उस सारे वक्त में ये एक चीज़ नोट की थी, खाला ना तो किसी डॉक्टर के पास जाती और ना ही कोई दाई आकर उन्हें देखती। मैं जानना चाहती थी कि आखिर इस सब के पीछे माजरा क्या है। इसी सोच के तहत मैंने एक दिन खाला को दूध में नींद की दवा मिलाकर दे दी। खाला जब नींद में बेहोश हो गई तो मैंने फौरन चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकल आई। वहां मैंने मोहल्ले की दाई का पता पूछकर उसके घर पहुंच गई और उसे अपने साथ ले आई। वो आते ही खाला की हालत देखकर चिंता में पड़ गई। मैंने उन्हें खाला की सिचुएशन के बारे में पूछा कि इस प्रॉब्लम का कोई हल निकालें। वो खाला को इस तरह बेहोश देखकर पहले तो काफ़ी परेशान हुई और बोली कि ये कैसी औरत है जिसको ज़रा तकलीफ नहीं हो रही है, वरना ऐसी हालत में तो औरतों को एक मिनट भी सुकून नहीं आता। मैंने उस वक्त खामोश रहना ही मुनासिब समझा। दाई ने खाला के ऊपर पानी के छींटे फेंके। उन्हें ज़रा सा होश आया। थोड़ी देर बाद दाई ने खाला की जांच शुरू कर दी। अभी वो पेट की तरफ बढ़ ही रही थी कि एकदम उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस ही बदल गए। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर बात क्या है। इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताती कि एकदम दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं और दाई एकदम डर गए। आखिर ये कौन आ गया? आवाज इतनी जोर की थी कि हमारे कानों के पर्दे फटने लगे थे। अभी हम दरवाजे की तरफ गए भी ना थे कि अचानक कोई अंदर दाखिल हुआ। वो लोग पुलिस की वर्दियां पहने हुए थे। उन्होंने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया कि जोया और असद कहाँ हैं। इतने में एक लेडी कांस्टेबल आगे बढ़ी और उसने खाला के पास पड़ा पानी का जग उन पर उंडेल दिया। वो एकदम घबरा कर उठी। तब उस लेडी कांस्टेबल ने कहा कि तू लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके यहाँ सुख से कैसे सो रही है, चल उठ। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर कोई आया। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वो असद खालू थे। ना जाने वो कहां से अचानक आ गए थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और खाला को भी अपने साथ घसीट ले गई। मैं और दाई हक्का बक्का ये सब देखते रह गए। मैंने फौरन अम्मी को फोन किया और वो मुझे आकर घर ले गई। मैं सदमे में थी कि ना जाने ये सब क्या हो रहा है। घर जाकर भी मैं 1-2 दिन परेशान रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद खाला के साथ ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं काफ़ी देर तक सोचती रही, लेकिन मुझे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं अम्मी के पास गई और उनसे पूछा कि अम्मी, आप ही बता दें कि सच क्या है। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और बोली कि बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, तेरी खाला अपने किए का सिला काट रहे हैं।
मैं उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। तब उन्होंने कहा कि तेरी खाला अक्सर मुझे कहा करती थी कि मैं बहुत अमीर होना चाहती हूँ, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी काटना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका ऐशो आराम ऐसा होगा। अम्मी ने मेरी तरफ आंसुओं भरी नज़र से देखा और बोली, बेटा, जब तेरी खाला का पहला बच्चा एक्सपायर हुआ तो उसने और उसके हस्बैंड ने मिलकर एक प्लान बनाया कि मुझे मोहल्ले की औरतों ने बताया कि ये इस तरह बच्चे चोरी करती है और फिर ड्रामा करती है कि ये मेरा हमल है, फिर अस्पताल जाकर दूसरे का बच्चा चोरी करती है और घर आकर सबको यही कहती है कि मेरा बच्चा मर गया है, और फिर वो चोरी किया गया बच्चा कहीं ना कहीं बेच देती है। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन ना आता था, लेकिन आज मैं सब समझ गई हूँ कि ये सब कुछ सच था। मेरी बहन सच में ये गलत काम करती थी। अम्मी की बातें सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। चंद दिन यूं ही बेयकीनी की आलम में गुजर गए। एक दिन मैं अम्मी के साथ जेल गई। वहाँ मैंने खाला को काफ़ी ख़राब हालत में पाया। मुझे देखते ही वो बोली, मेरी बच्ची, मैंने तुझसे बहुत झूठ बोला। उनके लहजे से साफ था कि वो अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हैं। उन्होंने मेरी अम्मी से भी कहा कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैंने कई पेरेंट्स को उन्हें उनके बच्चों से जुदा किया है। शायद मुझे अल्लाह कभी माफ़ ना करे, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर देना। वो बेहद शर्मिंदा थी और उनकी आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे, लेकिन अब मैं अम्मी या और कोई कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उनका जुर्म साबित हो चुका था। अम्मी ने एक बेचारगी भरी नज़र उन पर डाली और वापस लौट आई। हम दोनों ही वापस लौट आए थे। खाला अपना जुर्म खुद कबूल कर चुकी थी। खाला और खालू को सज़ा हो गई थी और उनका घर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। मेरे अंदर कज़न के साथ खेलने की हसरतें वहीं दम तोड़ गई थी, लेकिन मुझे अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया था, जिसमें सबसे पहला सवाल ये था कि आखिर खाला को औलाद क्यों नहीं होती। जब इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है तो अल्लाह उसके साथ कैसे अच्छा कर सकता है। उन्हें अपने किए की सज़ा दुनिया में ही मिल गई थी। अल्लाह हर एक इंसान को ऐसे गुनाहों से महफूज रखे। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।